ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शुक्रदेव तथा माता लक्ष्मी की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वर्ण इसके द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह नित्य प्रस्तुत हुआ करता है और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं यह दृक पंचांग से लिया जाता है। छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से और यूट्यूब के सौजन्य से हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और पंचांग और मुहूर्त इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम आपके लिए आपके सुझावों के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप आपके लिए हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं अलग से। दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के लिए उनके तारे आज के क्या संकेत दे रहे हैं शुभता और अशुभता के संदर्भ में। यह मूलतः इसे तारा बलम कहा जाता है और मूलतः यह 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिससे हम जीवन भर के किसी भी जातक का या अपना भी जीवन भर में ग्रहों की शुभता और अशुभता जान सकते हैं और उसका सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। तीसरा भाग राशि के अनुसार आज का दिन कैसा रहेगा, यानी विभिन्न राशियों में जन्मे जातक के लिए आज के संकेत शुभता और अशुभता के संदर्भ में क्या है, इसे चंद्रबल कहते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुत। चौथा भाग चौघड़िया से संबंध रखता है। चौघड़िया एक प्रकार का ज्योतिष है जो कि किसी भी शुभ काम को कार्य करने के लिए शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। इसकी उपयोगिता काफी है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने अलग से भी यूट्यूब पर वीडियो पर अलग से वीडियो पोस्ट किया इसकी उपयोगिता पर। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति। पांचवा और अंतिम भाग अंक। अंकों की महत्ता हमारे जीवन में बहुत अधिक है। अंकों के अंक में जन्म लेकर अंक हमारे लिए शुभता और अशुभता देते हैं और अंकों के साथ ही हम पलते बढ़ते हैं और अंक हमारे जीवन के अंत काल तक ही है। इसलिए आइए अंकों को पहचानें, अंकों को समझें, अंकों को बूझें, अंकों को याद कर रखें ताकि हम अपने अंकों को सही ढंग से उपयोग कर अपने जीवन में शुभता ला सकें। साथ ही साथ आज किसी भी माह के विभिन्न तिथि को जन्मे जातक के लिए आज क्या संकेत लेकर आए यह हम जानने का प्रयास करते हैं इस प्रस्तुति। तो चलिए, प्रस्तुति आपके लिए काफी रोचक होने वाली है और ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी भी होने वाली है। इससे कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहेगा अंत तक। हम आपको त्वरित गति से प्रस्तुति के में ले चलते और ले जाने के क्रम में पंचांग की चर्चा थोड़ी सी भी कर लेते हैं ताकि पंचांग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। आइए पंचांग की महत्ता को देखते हुए हम सब पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग ताकि आप ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उनके पास। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए श्री राम का नाम लेते हुए चलते हैं प्रस्तुति। जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान।
स्वागत है आपका पहले भाग। प्रस्तुति के पहले भाग में आपका स्वागत है। आज दिनांक 2 जनवरी 2026 माह साल के पहले माह की थी। माह पौष पक्ष शुक्ल शाका संपत्ति 1947 विश्व वसु विक्रम संपत्ति 2082 जुलाई और कलयुग का 5 आज का सूर्योदय 6:36 पर, सूर्यास्त 5:11 संध्या पर। सनराइज एट 6:36 AM, सनसेट एट 5:11। आज का दिशा सूर्य पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई। जौ खाकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सोता। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार: वार शुक्रवार, तिथि रात्रि के 6:53 तक चतुर्दशी, जो ऋता तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद पूर्णिमा, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र रात्रि के 8:04 तक दक्षिणा, उसके बाद आरंभ। योग अपराह्न 1:07 तक शुक्ल, तत्पश्चात ब्रह्म। और करण प्रातः 8:37 तक गर्भ, तत्पश्चात रात्रि के 6:53 तक वनिज, और फिर भोर में 5:11 तक कल वृष्टि भद्रा, और उसके बाद पौ। तो ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ को देखते हैं। भोलेनाथ का वास कहाँ है और शुभता कैसी। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब तक भोलेनाथ आज शुक्ल पक्ष चतुर्दशी है, तब तक भोलेनाथ भोजन पर है, और उसके बाद पूर्णिमा में भोलेनाथ शमशान में है। दोनों शुभ नहीं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण ओम मुहूर्त के नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:32 से 12:15 दिन तक, अमृतकाल दिन के 12:16 से 1:41 तक, रवि जोग 6:35 से 8:04 तक, और विजय मुहूर्त 1:39 से 2:22 अपराह्न तक, गोधूली विलास संध्या 5:08 से 5:35 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:27 से मध्य रात्रि 16:30। रात्रि में किए जाने पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल दिन के 10:34 से 11:54 दिन तक, गोलिक काल प्रातः 7:55 से 9:15 प्रातः तक, और यमगंट अपराह्न 2:22 से 5:52 संध्या तक। वर्ज मुहूर्त कल भोर में 3:33 से भोर के ही 4:59 तक, और भद्रा रात्रि के 6:53 से कल भोर में 5:11। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण सुबह शुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखते हैं तो अंश के अनुसार चंद्रमा चूंकि राशि परिवर्तन करने वाले हैं, इसलिए वृद्धावस्था में है, कमजोर में है। तो बृहस्पति देव वक्री होने के कारण, अंश का ह्रास होने के कारण वे भी कमजोर अवस्था में है। और शनि देव वक्री थे, अब वक्री नहीं है, फिर इसलिए ये भी पूरी कमजोर अवस्था। तो ये रहे ग्रहों के अंश के अनुसार आकाशीय स्थिति। राशि के अनुसार मित्र राशि में 3 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सब राशि में 4 ग्रह, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति की राशि में बुध, बुध की राशि में बृहस्पति, इसलिए आपस में राशि परिवर्तन है। और बृहस्पति की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 5 ग्रह हैं, और शनि की राशि में बृहस्पति की राशि में 5 ग्रह, चंद्र और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार मित्र नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सब नक्षत्र में 5 ग्रह, और अपने नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, जो कि क्रमशः बृहस्पति देव, शुक्र देव और राहु देव। शुक्र, चंद्र, शनि, बुध, ये 4 ग्रह स्वतंत्र ग्रह के नक्षत्रों में कोई ग्रह नहीं है। और शुक्र देव के नक्षत्र में 4 ग्रह, बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में
एक एक रहे। तो ये रहे आज के प्रस्तुति। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसे हम आगे देखेंगे। नक्षत्र दूसरे भाग में आपका स्वागत है। दूसरा भाग नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, इसे ताराबलन कहते हैं। आपके समक्ष सारणी प्रस्तुत है ताराबलन। इसमें चंद्रमा जो गोचर करेंगे जिस नक्षत्र में, वह ताराबलन के समक्ष, ताराबलन के समक्ष ही हॉरिजॉन्टल कॉलम में है। और ताराबलन के नीचे जो नक्षत्रों के नाम हैं वे विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक के नक्षत्रों की सूची। इसी से हम चिन्हित करते हैं हमारा नक्षत्र जन्म का कौन सा है, और फिर उस रो को पकड़ते हैं और कॉलम जहां टकराता है तो नक्षत्र आज जो नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं वही आज की शुभता अशुभता हमारे संदर्भ। और इस तरह से आप देखें, यदि चंद्रमा मृगशिरा चित्रा शर्षा नक्षत्र में है तो आज भी है। आज चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है। यदि वह उस मृगशिरा नक्षत्र में है और जातक का जन्म आद्रा स्वाति या शतभिषा में हुआ हो तो उनके लिए यह अति शुभ है, अति मित्र। कुल 9 तरह की स्थितियां बन सकती है। आपका तारा आज का जन्म, संपत्त, विपत, क्षेम, प्रत्यय, साधक, नैधनिक, मित्र या मित्र में हो सकता है। जब भी आपका तारा संपत्त, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र में हो तो शुभता के संकेत देते हैं, और साथ ही उसके विपरीत अन्य जो तारे हैं वे अशुभता की तरफ, परेशानी की तरफ इंगित करते हैं। जब भी आपका तारा शुभ में हो, शुभ स्थिति में हो, आप दैनिक कार्यों को, दैनिक कार्य का निष्पादन करें, नए नए कार्यों का शुभारंभ कर सकते हैं, और आप जो कार्य कर आरंभ कर चुके हैं उसे आप आगे बढ़ा सकते हैं। किंतु अशुभता की स्थिति में सावधानी जरूरी है, दैनिक कार्यों में और अपने सभी कार्यों में। और कोई भी नया कार्य आरंभ करने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि यह इसमें अशुभता की तरफ कार्य इशारा करते हैं। और साथ ही साथ आपसे आग्रह करेंगे कि विभिन्न किताबों में या कहीं भी लिखी हुई उपाय, शुभता अशुभता को शुभता में परिवर्तन करने का उपाय करने का प्रयास न करें, क्योंकि उसमें जोखिम हो सकता है। आपका जो आप प्रयास कर रहे हैं वो कारगर नहीं हो और आपके कार्य में अशुभता आ जाए। आप शुभता की अपेक्षा करते हैं, आपका उल्टा हाथ है। इसी उद्देश्य से हम यही सलाह देते हैं आपसे, आप प्रार्थना करते हैं कि आप अशुभ तारों की स्थिति में उसे अशुभ तारों में परिवर्तित करने का प्रयास करें। अपितु सावधानी बरतें। ताराबलन मुख्यतः नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नवतारा चक्र पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रीय ग्रह के फल देते हैं, और ग्रह, अब प्रश्न उठता है जब ग्रह नक्षत्र के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते बल्कि नक्षत्रीय ग्रह के फल देते हैं, तो वैसी स्थिति में 27 नक्षत्र है, 9 ग्रह है, तो कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे? इसके लिए 27 नक्षत्रों को 3 सूची में रखी गई, 3 श्रेणियों में रखेगी, 9 नक्षत्रों का समूह बनाकर, और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। केतु शुक्र आपके समक्ष प्रस्तुत है। केतु शुक्र सूर्य, चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध, ये क्रमशः 1 से 9 में रहे। और पहला नक्षत्र जो हुआ हर श्रेणी में से, पहला 10वां 19वां, ये पहले ग्रह के केतु देव के स्वामी बने, केतु देव उनके स्वामी बने, और ये नक्षत्र केतु के फल देंगे। वहीं दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्र देव हो गया, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्य देव हो गया, और इस तरह से बुध देव को 9वां 18वां 27वां का स्वामित्व हो गया, और यह सूची आपके समक्ष प्रस्तुत। फलित कैसे करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको जानना, ये इस सारणी को संभाल कर रखना, सहेज कर रखना, और इसे जानना कि फलित कैसे करते हैं। हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उस नक्षत्र को चिन्हित कर अब उस ग्रह को पकड़ते हैं, जब जो ग्रह हम उस नक्षत्र के स्वामी बने, और हमारा जो जन्म होता है उसी दशा महादशा में हुआ करता है।
और वहीं से गणना आरंभ होती है। पहला ग्रह वो बनता है, वह पीड़ादायक की श्रेणी, पीड़ा की श्रेणी में रखा जाता है। और वहीं से घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं, बुध तक पहुंचते हैं। बुध से फिर यात्रा केतु से पुनः पहले ग्रह तक पहुंचते हैं। इस प्रकार पहला ग्रह मिश्रित फल देता है, पीड़ादायक होता है। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फलदायी होता है। और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ये बाधक बाधक होते हैं, पीड़ादायक होते हैं, अति पीड़ादायक होते हैं। ऐसी स्थिति में हम ग्रहों के बारे में अगर जान गए कि कौन से ग्रह सुखदायक होंगे, कौन से ग्रह सुखदायक होंगे, पीड़ादायक होंगे, तो हम दशा महादशा शुभ ग्रहों की दशा महादशा में शुभ कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से निष्पादन कर सकते हैं और अपने जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ अशुभ ग्रहों की स्थिति में, उनके दशा महादशा की स्थिति में शुभ ग्रहों की, हम सावधान रह सकते हैं, अपने रूप में अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रख सकते हैं बाधा को झेलने के लिए। और यह हमारे लिए अंततः बहुत ही लाभदायक होता है स्वास्थ्य स्वास्थ्य जन्म कुंडली में बैठे ग्रह किस नक्षत्र में है और कैसा फल देंगे, यह भी हम जान सकते हैं। शुभता कुंडली के अनुसार कैसी है, यह आप पहले ही जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न नक्षत्रों में जन्मे जातक हमारे लिए कितने शुभ होंगे, कितने परेशानी के सबब बनेंगे, यह भी हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं और उसी अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, किसी से संबंध कायम करने में, किसी से रिश्ता कायम करने में, पार्टनरशिप करने में, आदि आदि। और हम अपने जीवन में सुख ला सकते हैं। तो उसी तरह से हम अपने जीवन के लिए ग्रहों को पूर्व रूप से ग्रहों के फल को जानकर आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप दूसरा ग्रह यदि संपत का है, तो संपत में जन्मा जातक नक्षत्र, संपत के नक्षत्र में जन्मे जातक, दूसरे नक्षत्र में जो हमारा ग्रह बनता है उनके जन्म नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं। जन्म कुंडली में वह ग्रह जहाँ बैठेगा उस ग्रह से संबंधित कार्य करें तो, और उस भाव से संबंधित, तो हमारे लिए शुभता और संपत्ति के कारक हो सकते हैं। ये उदाहरण है। इसी तरह से हम सभी ग्रहों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं वापस इसे, इस प्रस्तुति को, की उपयोगिता को देखते हुए। नवतारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर अलग से पोस्ट भी करके रखा है, आप उसे देखें, जिसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पुत्र हनुमान की भी कुंडली रखी है और चर्चा की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ताराबलन पर आगे चलकर देखते हैं कि आज के तारे क्या संकेत दे रहे हैं शुभता अशुभता के बारे में। तो आज चंद्रमा मृगशिरा तक नक्षत्र में रात्रि के 8:04 तक है। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र में जाते हैं। और अगर देखें तो पहले भाग में यदि भरणी पूर्वा फाल्गुनी आपको आप अपने नक्षत्र से आप इसको देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप कह रहे हैं, यदि जातक का जन्म भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ हुआ है तो पहला भाग छेद का है जो शुभ है, और पुनर्वसु या पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद हुआ है तो पहला भाग भी शुभ है। वही दूसरा भाग भरणी पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग परेशानी का सबब बन सकता है। पुनर्वसु विशाखा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के लिए दूसरा भाग अति मित्र है, शुभ। इस प्रकार हम नक्षत्रों के बारे में जान सकते हैं कि आज के तारे हमारे क्या संकेत दे रहे हैं और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी के अनुरूप हम अपने कार्यों को कर सकते हैं। अशुभ स्थिति में कोई भी नया कार्य न करें, दैनिक कार्य में सावधानी बरतें। साथ ही साथ यदि शुभ है तो हम शुभ कार्यों का त्वरित गति से उसका निष्पादन कर सकते हैं और शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं, नए कार्य को आरंभ कर सकते हैं, दैनिक कार्य उल्लास भरे ऊर्जा सहित ऊर्जावान बनकर कार्यों को कर सकते हैं। अब प्रश्न बनती है आपके सुझाव के अनुसार कि उपाय क्या है। उपाय किताबों में जो लिखी है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है, कि किंतु जो आपके समक्ष
सारणी प्रस्तुत है यह केवल अपुष्ट है, यह कंफर्म नहीं है, इसलिए इसका हम आपको उपयोग करने का सलाह नहीं देते। हम से ही सलाह देते हैं कि यदि आपका तारा आज का शुभ है तो अपने दैनिक कार्यों में सावधानी रखें और इंतजार करें अच्छे तारे आने का, क्योंकि कुछ घंटे के बाद ही अच्छे तारे आपके वापस आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। आज दिन प्रातः 9:25 पर चंद्रदेव का राशि परिवर्तन है, जब वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। तो जब तक वृषभ राशि में है इसे चंद्र बलम कहते हैं इस प्रस्तुति को। जब तक वृषभ राशि में चंद्रमा है तब तक वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए उत्तमता के संकेत है। तत्पश्चात मिथुन राशि में जाते हैं तो मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु, मकर, इन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि वाले जातक के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। अशुभता के संकेत हैं ईश्वर का ध्यान रखें और दैनिक कार्य में सावधानी बरतें। यह हम राशि के अनुसार देखते हैं, चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी राशि हुआ करती है। तो चलिए तीसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। चौथे भाग में आपको लेकर आया है चौथा भाग चौघड़िया ज्योतिष से संबंधित। इसकी उपयोगिता काफी है। यह शुभ मुहूर्त देखा जाता है, मुहूर्त और ज्योतिष के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी कार्य में शुभता सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो कार्य पूजा पाठ से हो या दैनिक कार्य से हो, ग्रहों से संबंधित कार्य हो, ऐसे कोई कार्य जिसमें हम शुभता की अपेक्षा, ये सब इसके लिए काफी उपयोगी हुआ करता है। तो चंद्रमा चौघड़िया आज का क्या कहता है किसी भी कार्य करने के लिए। चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए अलग से अपने यूट्यूब पर वीडियो रखा है जो पोस्ट करके रखा है, आप उसे संदर्भित कर सकते हैं। संक्षेप में बता दें, कुछ कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिनों से संबंध रखने के लिए इन चौघड़िया को 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ और 8वां चौघड़िया वही होता है जो आदि चौघड़िया होता है, वही अंत का चौघड़िया हुआ करता है। चौघड़िया के इस प्रकार 7 चौघड़िया हुए और 7 चौघड़िया का 7 दिन से संबंध हुआ और 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, जिनका जिनके जो है जो हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न कार्य, विभिन्न प्रयोजन, विभिन्न उपयोग उद्देश्य के लिए जाने जाते हैं और उनके विशेष कार्य होते हैं। तो इसलिए जो हमारे चौघड़िया हुए, 7 चौघड़िया, वह ग्रहों के विशेष कार्य, विशेष प्रयोजन, विशेष उद्देश्य में भी वह उसकी पूर्ति करते हैं, वह फलित करते हैं। इसलिए सभी का संबंध ग्रहों के कार्यों से भी हो जाता है और इसलिए यह चौघड़िया अति और भी उपयोगी बन जाती है। चौघड़िया जब भी हम देखें, इससे चौघड़िया जरूर देखना चाहिए और किसी भी कार्य में शुभता सुनिश्चित करने के चौघड़िया का उपयोग करें और अपने जीवन में कार्यों में सफलता और शुभता लाने का के लिए सुनिश्चित करें, अपने आगे बढ़े, कदम बढ़ाएं। अब दिन का चौघड़िया जो होता है, जब भी हम चौघड़िया को देखते हैं तो यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी चौघड़िया जिसका उपयोग कर रहे हैं वह अशुभता से अधिव्याप्त न हो। अशुभता से अधिव्याप्त होने की स्थिति में हम उसे उस मुहूर्त को, उस अवधि को टाल देते हैं, उसको उपयोग नहीं करते। दिन में जो चौघड़िया हुआ करता है वह वार वेला, काल वेला और राहु काल से ग्रसित होता है और रात्रि का काल रात्रि। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन का चौघड़िया, शनि का जो चौघड़िया होता है प्रतिदिन, वह काल वेला से ग्रसित होता है, क्योंकि शनि का संबंध सूर्य देव से कटुता का है, वहीं रात्रि में बुध देव का संबंध चंद्रमा से कटुता का है। इसलिए रात्रि का बुध का चौघड़िया वह काल रात्रि से ग्रसित होता है। शेष चौघड़िया साप्ताहिक दिनों के अनुसार अलग अलग समय पर शुभ और अशुभ हुआ करते हैं। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज दिन शुक्रवार है, आज का चर चौघड़िया से दिन आरंभ होगा, चर चौघड़िया से दिन समाप्त होगा और अमृत चौघड़िया जो प्रातः 9:15 से 10:34 तक है, वह वार वेला से ग्रसित है और काल चौघड़िया जो 10:34 से 11:54 तक है, वह काल वेला और राहु काल दोनों से ग्रसित। रात्रि का चौघड़िया यदि कहें
तो लाभ चौघड़िया जो प्रातः 8:32 से 10:13 तक है रात्रि के, वह काल रात्रि से। इस प्रकार चौघड़िया जो अशुभ है उसकी सूची भी आपके समक्ष हमने रखी, और शुभ चौघड़िया की रखी, पूरी सूची रखी आपके उपयोग के लिए। आप इसका उपयोग करें और अपने जीवन के सभी कार्यों में शुभता सुनिश्चित करें। तो चलिए इस प्रस्तुति के बाद अंतिम प्रस्तुति पर हम आते हैं। अंक के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, अंक के अनुसार अंकों को समझें, अंकों को जाने, अंकों को पहचाने और अंकों का सही उपयोग कर अपने जीवन में सुधारें। अंक ज्योतिष में 1 से 9 तक अंक होते हैं जो गणना में आते हैं, और एकल अंक प्रयोग होते हैं। इसलिए अंक ज्योतिष का पहला सिद्धांत कि जब भी 2 या 2 अंकों से समूह का ज्यादा होगा, अंक आएगा, तो उनमें अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेंगे। यही अंक ज्योतिष का मूल सिद्धांत। और 1 से 9 तक ही अंक होंगे। यह सूची आपके समक्ष प्रस्तुत है। आप देखें कि 5 अंक ऐसा है जो मध्यस्थता का काम करता है, संतुलन का काम करता है, अपने से पूर्व अंक के आने वाले को और बाद में अंकों को आने वाले। सूर्य को गणना में नहीं लेते क्योंकि यह अनिश्चितता को दर्शाता है, और ये 1 से 9 तक अंक शासित होते हैं विभिन्न ग्रहों से। एक सूर्य से, 2 चंद्रमा से, 3 बृहस्पति से, 4 राहु से, 5 बुध से, 6 शुक्र से, 7 केतु से, 8 शनि से, 9 मंगल से। और इनके ग्रहों के अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जाएं होती है, इसलिए ये भी अंक जो है अलग अलग तत्व, ऊर्जा, उन ग्रहों से संबंधित ऊर्जा इन ये देते हैं। हमारे जन्म तिथि में ऐसा हो सकता है कि कुछ अंक मिसिंग हो, अनुपलब्ध हो। वैसी स्थिति में हम उन अंकों से, के गुणों से, तत्वों से और ऊर्जा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए अंक ज्योतिष हमें यह बताता है कि ये अंक मिसिंग है, इसके अंक की ऊर्जा का उपयोग ज्यादा करें ताकि उसकी अंक की हम ले आए, ऊर्जा उसका उपयोग कर सकें। कुछ अंक ऐसे हो सकते हैं जो बहुत बार आए, रिपीट हो, दोबारा आ जाए। तो जब भी 2 से ज्यादा बार अंक आएंगे, उपयोग होंगे, तो वैसे में अशुभता होती है और उस ग्रह की तत्वों की ऊर्जा की अधिकता पाई जाती है, जो कि हमारे लिए आगे जाकर नुकसानदायक हो सकता है। तो अंकों को इस तरह से पहचाने और उसे समझने का कोशिश करें और इसका सही उपयोग करें। अंकों को उनके उपयोगिता के अनुसार, यानी ग्रहों के अंकों से संबद्ध जो ग्रह है, शासक ग्रह, उन दोनों के उपयोगिता के अनुसार सभी अंकों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा सरकार या बॉस से, 2 को रानी या पार्टनर से, 3 को गुरु या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, या हम ये कहें कि 4 को झूठ बोलने वाले व्यक्तियों से आदि से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से, 7 को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जो हम जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटना का पूर्वाभास हो, पूर्वानुमान हो। 8 को अधीनस्थ से, कर्मचारियों से, न्यायालय से, समाज के नीचे के तबके के लोग से, नौकर चाकर आदि से। मंगल को 9 को सेनापति से, डॉक्टर से, पुलिस से, आदि। ऊर्जा से को भी मंगल को ऊर्जा से देखा जाता है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा का अग्नि है, इसकी ऊर्जा अच्छी है। तो ये रहा हमारा अंक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों के, अंकों का ग्रहों से संबंध और उनके विभिन्न नाम। जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारा जन्म जब होता है तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त कुछ अंक होते हैं उपहार के रूप में। ये अंक तिथि के रूप में कहलाते हैं। जन्म तिथि माह और वर्ष हुआ करता है। तिथि और माह जो होता है वह 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंकों का भी हो सकता है, किंतु वर्ष 4 अंकों का होता है। और अंक ज्योतिष के पहले सिद्धांत के अनुसार जब भी 2 या 2 से ज्यादा अंकों का समूह हो, तो उसे हम एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। तिथि हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। तिथि माह वर्ष हमारा भाग्य की होता है, इसलिए तिथि को मूलांक कहते हैं और बोलचाल की भाषा में ड्राइवर कहते हैं। तिथि माह वर्ष के को जोड़कर से भाग्यांक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ड्राइवर और कंडक्टर ये अंक बहुत ही प्रचलित भाषा है, और इस अंक को
हम सही ढंग से उपयोग करें। जीवन में जिस तरह बस को चलने के लिए ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में शत्रु होने पर परेशानी होती है, स्ट्रगल होता है, उसी तरह से ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो जाए तो हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। उसी तरह से अब इन अंकों को ठीक करने के लिए हम, यदि शत्रु अंक है तो कुछ ऐसे अंक का व्यवस्था करते हैं जो दोनों के मित्र हों, शत्रु नहीं। तो ऐसे अंक जो शत्रु नहीं है और जो तटस्थ है, ऐसे अंकों का उपयोग किया जाए। ये जो जन्मतिथि है किसी हमने व्यक्ति के लिए है जो विख्यात व्यक्ति है, और आप भी उसे जानते होंगे, हम जिसका नाम अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। ये इन अंकों में आप देखें, इनका 2 जनवरी 1970 को जन्म है और इनका मूलांक 2 बनता है, भाग्यांक भी 2 बनता है। 11, 22, 33 जब भी अंक में जोड़ में आए या कहीं गणना में आए, तिथि में आए, वर्ष में आए, माह में आए, तो वैसी स्थिति में वह पुराने पूर्व जन्म के अंक कार्यों से, उनकी आत्मा पूर्व जन्म के, जिसे मास्टर नंबर कहा जाता है, पूर्व जन्म में इनके सोल से संबंध रखता है, आत्मा से संबंध रखता है। वही 13, 14, 16, 19 आए तो वह पूर्व जन्म के ऋण से संबंध रखता है। तो यह देखें, इनका भाग्यांक का योग 2 आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 बन के 2 आ रहा है। अंक और तिथि और माह को जब जोड़ते हैं एकल अंक में, तो वह हमारा बाहरी तत्व दर्शाता है। मूलांक आंतरिक हमारे व्यक्तित्व, और मूलांक को महीने माह से जोड़ते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। एंजल नंबर वातावरण को दर्शाता है, जिससे कुआं नंबर हो रहता है। यह भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक गिफ्टेड अंक। तो ये सभी अंक स्टैटिक होते हैं, ये बदलते नहीं। इस जातक का 4 और 5 और 8 आप देखेंगे। अभी एक सूची आपके समक्ष प्रस्तुत रखेंगे। ये बेसिक आपके समक्ष हमने एक सूची रखी है, जिसमें बाएं तरफ जो सूची रखी हुई है जिसमें सभी अंक भरे हुए हैं, और थॉट, विल, एक्शन, इंटेलिजेंट, इमोशनल, प्रैक्टिकल प्लेनों के नाम है। ये सभी प्ले जो अंक है इस अंक को दर्शाते हैं। अब यदि इस जातक के बारे में अगर देखा जाए तो 4, 5, 8 अंक मिसिंग है, 2, 3 वाला है। तो ये अंक हमारे लिए थोड़ी सी परेशानी का सबब बन सकते हैं, और यही अंक हमको पहचानना है कि अंकों को संतुलित कैसे रखा जाए। जब भी मूलांक और भाग्यांक में आपस में शत्रुता रहे तो हम जो मिसिंग अंक, यदि वो मित्र अंक है, उसकी व्यवस्था करें। तो अगर आप इनका देखें तो जातक का 33% थॉट प्लेन है, क्योंकि एक ही बॉक्स बॉक्स भर रहे हैं, 3 बॉक्स में से एक ही बक्सा भर रहा है। वही इनका विल पावर प्ले 66% है, और एक्शन प्ले 70% है। इनका जो इंटेलिजेंशियल लेवल है वो 66% है, इमोशनल लेवल भी 66% है, और प्रैक्टिकल प्ले भी 66%। तो ये रहा हमारा आज का आपके पास समक्ष इस जातक के बारे में थोड़ी सी, ये इनका जो अंक हमने जो डेटा लिया है जब से देखा, और गूगल से लिया है, और उद्देश्य शैक्षणिक है, कोई आर्थिक लाभ इसमें उद्देश्य नहीं है। अब आपको ले चलते हैं इसका, इन अंकों को अगर जन्म तिथि को मान लीजिए मूलांक और भाग्यांक हमारा शत्रु है, तो हम इसको ठीक कैसे करेंगे, ये कौन सा अंक हम लाएंगे और उसका स्रोत क्या होगा। स्रोत नामांक से होता है, जो हमारे जन्म के बाद, धरती पर आने के बाद हमारे जो ईश्वर होते हैं धरती के, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये सभी हमारे जो है नाम देते हैं, और वह नाम हमारे लिए नामांक उसका वह यह माध्यम बनता है ड्राइवर और कंडक्टर का। दो स्थितियां बन सकती है, या तो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है, नामांक यदि मित्र अंक निकल गया तो बहुत स्थिति अच्छी है दोनों का। यदि नामांक ये मूलांक हमारा भाग्यांक दोनों आपस में मित्र है, और ड्राइवर कहीं ये नामांक यदि गड़बड़ हो गया, शत्रु अंक निकल गए, तो हमारी परेशानी का सबब बन सकते हैं, क्योंकि नाम जो है पूरे जीवन पर चलता है। अब आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होते हैं, जी हाँ, इन अक्षरों के अंक मूल्य भी होते हैं।
इसलिए नाम के में प्रयुक्त हुए अक्षरों को उनके अंकीय मूल्य से परिवर्तित करके उनको एकल अंक में परिवर्तित करते हैं और उससे अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित कर सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं। और नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भी कहीं भी नाम से पुकारा जाता है तो पहला अक्षर जैसे ही हमारे कान पर सुनाई देते हैं, हमारी चेतना जागती है और रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार होती है। और कई बार पूरा नाम पुकारने के पूर्व भी हम रिस्पॉन्स करते हैं, उत्तर देते हैं। तो इस जातक का यदि हम नाम को बदले, ये जातक का नाम है रमन लांबा, जो क्रिकेटर। इनके अक्षर उन्हें हार्दिक बधाई। इनका मूलांक आप देखें 2 है, भाग्यांक भी 2 है। नाम इनका 2 से ही आ रहा है, आरंभ हो रहा है, इसलिए 2 अंक ज्यादा प्रयुक्त हो रहे हैं। और इनका जो नामांक है वो 6 पर। अब यह शत्रु है या मित्र है, यह देख। शत्रु होने पर नाम, अब नाम ही ऐसा है क्योंकि यह चिर होता है, इसलिए इसको उपयोग सही मायने में हर अंक ज्योतिषी इसी को ठीक करते हैं और इस नाम को ठीक करके हम इसका उपयोग करते हैं। यह नाम मतलब अंक ज्योतिष के अच्छे फल को प्राप्त करते हैं। आपके समक्ष यह सूची है जो शत्रु अंक। आप देखें, 2 का शत्रु 1 का 8, 2 का 4 6 8 9, 3 का 6, 4 का 8 9 4 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3 9, 7 का 7 9 3, 8 का 1 2 9 4 8, 9 का 6 4 2 8। इस प्रकार 2 के शत्रु 6 है। इनका नाम जो है शत्रु पे जा रहा है। ये शत्रु पर जाने के कारण इनका नाम में सुधार की आवश्यकता। नाम का इनका पहला अक्षर 2 जा रहा है, जो कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु तो नहीं है, किंतु 2 अंक होगा। अब कुछ अंक ऐसे भी देखेंगे आप कि जो अपने के ही शत्रु। आप देखें कि ये अंक जो है अपने के ही शत्रु, 4 7 8 9। इसलिए मूलांक और भाग्यांक यदि 4 4 हो गए या 7 7 हो गए, 8 8 हो गए, 9 9 हो गए, तो खुशी मनाने का समय नहीं है कि दोनों एक जैसा, बल्कि यह परेशानी का सबब बनेंगे, क्योंकि दोनों आपस में शत्रु है। और इनको चाहिए मित्रांक जो दोनों का सभी को जो पूर्णांक वाक्यांक में सामंजस्य पैदा कर सकते, और इसलिए अंक ज्योतिष महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके समक्ष एक और सारणी रखी हुई है जो हर अंकों के शत्रु अक्षर है। यह आपके नाम का पहला अक्षर सुनिश्चित करने के लिए होता है। यह जब भी नवजात शिशु का नाम चयन करें, कम से कम सुनिश्चित करें कि इनके पूर्णांक और वाक्यांक का शत्रु अक्षर किया जाए। ये शत्रु अक्षर सभी अंकों में जो शत्रु है उन्हीं के से संबद्ध अक्षर। तो ये रहा शत्रु अंक। और इस बाकी जो तटस्थ और मित्र अंक को याद कर रखना अभी बिगिनिंग स्टेज पर जरूरी नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए आप शत्रु अंक को जरूर याद रखें और उसका हर पल पर, जीवन के हर मोड़ पर इसका उपयोग करें, चाहे मोबाइल अंक में, चाहे गाड़ी संख्या में, मकान संख्या में आदि। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको उपहार के रूप में यह बताने का कोशिश करते हैं कि वर्ष अंक कैसे निकालें। वर्ष अंक निकालने के लिए हम अपना जन्म तिथि को, जो ओरिजिनल जन्म तिथि है, उसमें से वर्ष को हटाकर वर्तमान वर्ष को जोड़ते हैं। और यदि हमारा जन्म तिथि पहले से ही चला रहा है, उदाहरण के स्वरूप यदि हम अभी तक 2026 के मार्च तक देखना चाहते हैं, मेरा जन्म यदि 13 मार्च को हुआ है, तो 13 मार्च 25 से ही गणना भी आरंभ करेंगे और 12 मार्च 26 तक वो चलेगा। तो वर्ष कैसा होगा, इसके लिए वर्ष को रिप्लेस करके उसको जोड़ते हैं और वो देखते हैं कि वो मूलांक और भाग्यांक का शत्रु है या फिर। साथ ही साथ रनिंग एज, ये दोनों को देखकर हम तुलना कर ये देखने का प्रयास करते हैं कि जीवन इस साल में हमारा कैसे निकलेगा। तो ये रहा संक्षिप्त चर्चा। और अब आपके लिए हम समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं आज का जो अंक है, विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के क्या संकेत है। आज का अंक 4 बनता है और 4 जो अंक है ये केवल तटस्थ है 5 अंक के साथ और मित्र है 6 और 7 के साथ। यानी एक
और 5 के साथ ये तटस्थ है, 6-7 के साथ 6-7 के साथ ये मित्र है, यानी 1-10-19-28 को और 5-14-23 को जन्मे जातक के लिए यह अंक आज का दिन साधारण होने के संकेत हैं। 6-15-24, 7-16-25 तारीख को जन्मे जातक किसी भी माँ के, उनके लिए दिन उत्तम होने की संभावना है। शेष किसी को जन्मे जातक के लिए आज दिन उतने अच्छे नहीं होने की संभावना है, सावधान रहने की संभावना है। और 4-13-22-31, 8-17-26 और 9-18-27 तारीख को जन्मे जातक किसी माँ का, उन्हें अति सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि पर ये अंक अति शत्रु चार के। तो ये रहा हमारी छोटी सी प्रस्तुति और इस प्रकार हमारी प्रस्तुति समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी होगी। यदि इस प्रस्तुति को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप हमसे बने रहें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज से आपसे आग्रह करेंगे कि चैनल को साझा भी करें, इस प्रस्तुति को अपने मित्रों परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके भी जीवन में वे ज्ञान शुद्धता बनी रहे और वे भी ज्ञान अर्जन करके इसका सही उपयोग कर अपने जीवन में सुनिश्चित करें। और अंत में हम प्रार्थना करते हैं श्री राम भक्त हनुमान तथा श्री राम से, साथ ही साथ दिन के स्वामी सुखदेव और माता लक्ष्मी से कि आपका जीवन में उनका आशीष असीम कृपा बनी रहे और उनका आशीष आप पर बना रहे। आपका दिन सुख। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सुखदेव, जय मां लक्ष्मी।